तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा करने वाले हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक भारी भरकम कानूनी किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। असल में ये हम सभी नागरिकों को सशक्त बनाने वाला एक ऐसा टूल किट है जो न सिर्फ हमें आज़ादी देता है बल्कि समाज में हमारी आवाज को भी बुलंद करता है। अब एक नज़र आज के हमारे इस सफ़र के एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे संविधान के मैग्ना कार्टा से, फिर समझेंगे समता और स्वतंत्रता के मायने। इसके बाद शोषण के खिलाफ हमारे क्या अधिकार हैं, धर्म और अल्पसंख्यक अधिकार क्या कहते हैं, और अंत में पहुंचेंगे उस मास्टर की यानी संवैधानिक उपचारों तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान के मैग्ना कार्टा की, जो दरअसल हमारे अधिकारों की असली नींव है। अब देखिए, सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी क्या है? अनुच्छेद 12 और 13 राज्य को परिभाषित करते हैं और न्यायिक समीक्षा का रास्ता खोलते हैं। अमेरिका के संविधान से प्रेरित इन अधिकारों की सबसे बड़ी खूबी है इनका वाद योग्य या जस्टिसेबल होना। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आपको निचली अदालतों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे, जी हां, बिल्कुल सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। है ना कितनी बड़ी ताकत? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। व्यक्तिगत अधिकारों और देश के विकास के बीच हमेशा एक नाजुक सा बैलेंस बनाना पड़ता है। हुआ ये कि 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो सड़कें या बांध बनाने जैसे जरूरी विकास कार्यों में कानूनी अड़चनें पैदा कर रहा था। इसीलिए 44वें संशोधन के जरिए इसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सरकार उचित मुआवजा देकर जनहित में जमीन ले सकती है। इस शानदार टूल किट के बाकी 6 मुख्य हथियारों को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, EFER। E से इक्वालिटी यानी समता, F से फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, E से एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, R से रिलीजन मतलब धर्म, अगले E से एजुकेशन एंड कल्चर यानी शिक्षा और संस्कृति, और आखिरी R से रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार। बस हो गया याद। अब आगे बढ़ते हैं और इस टूल किट के पहले 2 बड़े स्तंभों को समझते हैं, समता और स्वतंत्रता। अच्छा, अनुच्छेद 14 को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि इसमें समानता की 2 अलग अलग अवधारणाएं छिपी हैं। एक तरफ है यूके वाला नकारात्मक पहलू, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से लिया गया सकारात्मक पहलू कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि यही सकारात्मक सोच अनुच्छेद 15 और 16 को ताकत देती है, जिससे महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। तभी तो समाज में असली बराबरी आएगी ना। सच्ची समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज की सोच न बदले। इसीलिए अनुच्छेद 17 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह से एक दंडनीय अपराध बना दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 18 ने शाही उपाधियों को ही खत्म कर दिया, ताकि कोई जन्म से खुद को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझे। हाँ, एक बात साफ कर दूं कि भारत रत्न या पद्मश्री जैसे जो नागरिक सम्मान है, वो किसी की असाधारण सेवा की पहचान है, वो कोई शाही उपाधियां नहीं है। अब जरा अनुच्छेद 19 की क्रमिक यात्रा को देखिए। ये बहुत ही लॉजिकल है। ये हमें एक के बाद एक 6 स्वतंत्रताएं देता है। सोचिए, पहले आप अपनी बात खुलकर बोलेंगे, फिर अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण सभा करेंगे, लोगों के साथ मिलकर कोई संघ या यूनियन बनाएंगे, पूरे देश में आज़ादी से घूमेंगे, जहां मन करे वहां जाकर बस जाएंगे, और आखिर में अपना पेट पालने के लिए अपनी पसंद का कोई भी काम या पेशा चुनेंगे। ये सब एक दूसरे से कितने स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। पर यहां एक छोटा सा कैच है। ये सारी आज़ादियां बिल्कुल फ्री पास नहीं है। इन पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं। आखिर ये जरूरी भी है, क्योंकि किसी एक इंसान की असीमित आज़ादी की वजह से देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, या फिर समाज में दंगे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्वतंत्रता के इस पैकेज को और भी मजबूत बनाते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ बेहद अहम सुरक्षा उपाय। अनुच्छेद 20, 21 और 22 दरअसल जीवन और निजी आज़ादी की एक मजबूत ढाल हैं। अब अनुच्छेद 21 का दायरा इतना बढ़ गया है कि इसमें स्वच्छ हवा, निजता, गरिमा और यहाँ तक कि 21A के तहत बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी के सख्त नियम हैं और सरकार को प्रिवेंटिव डिटेंशन का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए इसे बिना किसी सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के 3 महीने तक सीमित रखा गया है। चलिए
अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण टूल पर, जो सीधे तौर पर मानव गरिमा को कुचलने वाली प्रथाओं पर वार करता है: शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन अधिकारों का अप्रोच बहुत ही सटीक है। अनुच्छेद 23 सीधे सीधे मानव तस्करी और जबरन मजदूरी यानी बेगार पर पूरी तरह से रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 हमारे समाज के सबसे नाजुक हिस्से को बचाता है, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ये उन्हें कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में झोंकने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। ये सच में एक बहुत ही जरूरी और ताकतवर संवैधानिक ढाल है। आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं धर्म और अल्पसंख्यक अधिकारों को, जो हमारे देश के सेकुलर ताने बाने को संजो कर रखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत ही बारीकी से परतों में बांटा गया है। अनुच्छेद 25 आपको अपनी निजी आस्था की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 26 समुदायों को अपने धार्मिक संस्थान चलाने का हक देता है। और अनुच्छेद 27 तथा 28 इस बात का ख्याल रखते हैं कि सरकार बिल्कुल निष्पक्ष रहे, ना तो टैक्स के जरिए किसी खास धर्म को बढ़ावा दिया जाए और ना ही पूरी तरह से सरकारी फंड से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा थोपी जाए। ये एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है। इसी के साथ हमारा संविधान ये भी पक्का करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय कहीं बहुसंख्यकों की भीड़ में अपनी पहचान न खो दें। अनुच्छेद 29 और 30 उन्हें अपनी खास भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की पूरी आज़ादी देते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने और सरकारी मदद पाने में बिना किसी भेदभाव के उन्हें चलाने का पूरा अधिकार भी दिया गया है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरे टूलकिट के क्लाइमैक्स पर, संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32। देखिए, ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे यूं ही संविधान का हृदय और आत्मा नहीं कहा गया है। अगर ये ना हो तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। यही वो असली शक्ति है जो आपको अपना हक छीनने पर तुरंत सरकार की जवाबदेही तय करने का मौका देती है। आप निचली अदालतों की लंबी प्रक्रियाओं को छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है। अब लैटिन भाषा के भारी भरकम शब्द हेबियस कॉर्पस मैंडामस सुनने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन असल में ये पांचों रिट्स आम लोगों के सबसे बड़े और मारक हथियार हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो किसी को भी अवैध हिरासत से छुड़ा सकता है, या परमादेश, जिससे किसी लापरवाह अधिकारी को उसका काम करने पर मजबूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो ये सब सत्ता की मनमानी और लाल फीताशाही के खिलाफ हमारी एक अभेद्य ढाल हैं। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये मौलिक अधिकार हमें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देते, बल्कि सच्चा साहस और एक बुलंद आवाज भी देते हैं। अब इस पूरी चर्चा से आपने कितना कुछ याद रखा, इसे परखने के लिए आखिर में छोटा सा सवाल आपके लिए। जरा सोचकर बताइए, किस खास संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया था? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि अपने अधिकारों का इतिहास जानना हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है।